हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो जो हर रोज ठीक 6:30 हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर बना सकें। हर कोई जानता है कि फाइनेंसेस को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन योर मनी आपको वो सिखाता है कि कैसे आप सही तरीके से अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हैं ताकि अपने जो फ्यूचर के गोल्स हो उनको मीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर अब तक आपने प्लानिंग नहीं की है तो आज से ही योर मनी के साथ जुड़ के अपनी प्लानिंग कीजिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो हमारे एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए अपने पोर्टफोलियो को कैसे आप इसे बेहतर बना सकते हैं। तो पहले तो आपको तरीका बता देते हैं शो में आप कैसे आ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 704-522-0000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com, यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज देख सकते हैं। इसके अलावा ये शो लाइव भी जा रहा है फेसबुक, ट्विटर पर, आप वहां वॉच भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पोस्ट भी कर सकते हैं। #AskAwaz लिखिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। आज हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। काफी सारे सवाल हर रोज हमें मिलते हैं, लाइव कॉलर्स से हम बातचीत करेंगे शो के दौरान, लेकिन सबसे पहले रुंगटा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हर रोज हम एक ना एक टॉपिक पर पहले अपने व्यूअर्स की नॉलेज बेसिकली बढ़ाने के लिए किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं और आज के लिए हमने डेट फंड को चुना है। पर्पस हमारे यही है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उन इन्वेस्टमेंट्स से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स भी उनके पास हो कि इस फंड का क्या रोल है, ये आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आपका टाइम होराइजन, आपका एज, सब फैक्टर्स के हिसाब से आपको फंड्स को चुनना चाहिए। और उस कड़ी में मिस्टर रुंगटा, पहले तो मैं डेट फंड पर आपसे बातचीत करना चाहूंगी कि डेट फंड कौन से फंड्स होते हैं, क्या ये जरूर ही पोर्टफोलियो में रखने चाहिए या फिर किन इन्वेस्टर्स को डेट फंड्स का चुनाव करना चाहिए? दीपाली, डेट फंड होते क्या है उसको एकदम बेसिक से लेते हैं। जैसे आपने कहा कि हम ये एजुकेशनल सीरीज है कि आप समझाना चाहते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं। अब इन सिंपल वर्ड, काफी एंटिटीज होती हैं जिन्हें पैसे रेज करने होते हैं लोन के रूप में अपने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए। तो एक हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, अलग अलग जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको भी पैसे रेज करने होते हैं उनके काम के लिए। कॉर्पोरेट्स हैं, बैंक्स हैं जिनको पैसे रेज करने होते हैं लोन के रूप में, और उसके सामने जब वो पैसे रेज करते हैं उनके सामने एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। तो आप उसको बहुत ही लूजली हम अगर बात करें तो उसे एक रिसीट या कुछ भी एक डॉक्यूमेंट समझिए। तो उसके जब वो पैसे रेज करते हैं वो बॉन्ड्स के रूप में उन्हें एक डॉक्यूमेंट देते हैं। कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, ऐसे अलग अलग नाम से वो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जो उनको पैसे देते हैं। अब ये जो बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स ट्रांसफरेबल होते हैं। तो मान लीजिए दीपाली, आपने आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको गिल्ट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आपके हाथ में देते हैं। ये एक नथिंग बट एक काइंड ऑफ रिसीट है। एक मान के लिए बहुत लूजली अगर मैं तब करूं कि एक रिसीट है जो आपको दी गई है कि आपने गवर्नमेंट को इतने रुपए दिए हैं, ये आपको ब्याज मिलेगा एक्सेट्रा, वो डिटेल उसमें लिखी हुई होती है। अब ये डॉक्यूमेंट आप मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप उसके पहले मान लीजिए इसमें से निकलना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे पैसे पहले चाहिए, तो आप किसी और को ये बेच सकते हैं। ये ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज है, तो आप किसी और को ये बेच देते हैं। वो आदमी उसे इन्वेस्ट करके रहते हैं और मैच्योरिटी तक वेट करें या ये फर्दर बेच सकते हैं। सो दीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब ऐसा होता है कि मैच्योरिटी पे जो कैपिटल प्लस प्रिंसिपल वो जो आपका तय किया गया है वो जो फाइनल होल्डर को मिल जाता है। म्यूचुअल फंड्स भी इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं, और जो म्यूचुअल फंड इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो डेट स्कीम्स कहलाती हैं। सो एसेंशियली जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, वो लोन नहीं होता, वो कैपिटल है जो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके कंपनीज को दे रहे हैं, तो वो इक्विटी फंड हो गई। जब कोई भी बोरोइंग साइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक या कॉर्पोरेट पैसे रेज करते हैं, वो लोन के रूप में डेट होता है, और डेट फंड्स म्यूचुअल फंड की इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दीज आर एसेंशियली डेट फंड, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपको बताया है कि क्या मायने होते हैं डेट फंड्स के, और तमाम जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिस्टर रुंगटा ने समझाई कि क्यों डेट फंड्स अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है तो वो क्यों आपको रखने चाहिए। एक कैटेगरी ऑफ फंड्स ये होता है। तो अगर आप चुनना चाहते हैं डेट फंड को, अगर ये आपके गोल को, आपके पोर्टफोलियो को सूट करता है, तो मिस्टर रुंगटा से उनके पिक्स भी पूछ लेते हैं डेट फंड कैटेगरी में। तो कुछ डेट फंड्स के नाम भी सजेस्ट कीजिए मिस्टर रुंगटा हमारे व्यूअर्स को। तो देखिए दीपाली, अलग अलग कैटेगरी के डेट फंड्स हैं। मतलब जो अगर हम पूरी डेट फंड की श्रेणी को, पूरी कैटेगरी को देखें तो उसमें करीबन 16 टाइप की डेट फंड्स हैं।
सो वो डिवाइड की जाते हैं अलग अलग पैरामीटर्स से। तो अगर आप चाहें तो हम बाद में उन पैरामीटर्स से बात कर सकते हैं, लेकिन हम अगर एक मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज की बात करें और उसमें देखें कि एक एक स्कीम अगर ले लें, जो पॉपुलर कैटेगरी जो रिटेल इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली यूज करते हैं, अगर हम लिक्विड फंड लेते हैं, तो लिक्विड फंड का उद्देश्य क्या होता है कि वो एसेंशियली 90 डेज के पेपर जिनकी मेच्योरिटी 90 दिनों में ही होने वाली है, वही टाइप के पेपर्स वो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं। तो लिक्विड फंड में एबीएसएल लिक्विड फंड एक ऑप्शन है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही जेनरिक वे में पिकअप करके आपको अलग अलग कैटेगरीज की एक एक स्कीम बता रहा हूं। तो लिक्विड फंड में एबीएसएल लिक्विड फंड है। लो ड्यूरेशन फंड अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रू सेविंग्स फंड एक ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म फंड अगर लेते हैं तो आईडीएफसी शॉर्ट टर्म फंड है। और अगर हम गिल्ड फंड की बात करें जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो बोरोवर इज ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो टाटा गिल्ड सिक्योरिटीज फंड है। बैंकिंग एंड पीएसयू ये कैटेगरी है फंड की जिसमें जो भी बॉन्ड लिए जाते हैं इस स्कीम में, वो सिर्फ जो बॉन्ड बैंक या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने इशू किए हैं वही। तो उस तरह से थोड़ा सेफ माना जाता है कि डिफॉल्ट रिस्क इनमें नहीं होते हैं। तो उसमें एक्सिस बैंक एंड पीएसयू फंड। तो ये मैंने सिर्फ 5 एक कैटेगरी दे दी है, एक वैसे 16 कैटेगरी है। तो मैं चाहूंगा कि अगर हम बात करके ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन कैटेगरीज होती है, कैसे डिवाइड की जाती है कैटेगरीज, आप चाहें तो हम उससे भी थोड़ी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो काफी सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि बताया आपको मिस्टर रुंगटा ने, ऑलमोस्ट 16 अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है। कुछ नेम्स आपको इनफैक्ट बताए गए हैं। अब बेसिकली ये आपका क्या पर्पस है इन्वेस्टमेंट करने का, आप कितने रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं, उस हिसाब से ये डेट फंड्स का आपको चुनाव करना चाहिए। डिस्कशन तो काफी कर सकते हैं, लेकिन कॉलर्स भी वेट कर रहे हैं मिस्टर रुंगटा, इसलिए आप क्वेरीज ले लेते हैं। लेकिन हाँ, अपने व्यूअर्स को हम बता देते हैं, अगर अभी भी डेट फंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके मन में है, कुछ और आप एजुकेशनल पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से राय लेना चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम आपकी जो क्वेरीज है इस फंड से जुड़ी वो क्लियर करने की कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन अभी एक कॉलर से बातचीत करते हैं। सिद्धराम विभूति हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। विभूति साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम। अभी मैं एक 5-6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लगभग 5,000 पर महीने। 20 साल के लिए करना चाहता हूँ, और ये जैसे रिटायरमेंट के लिए, तो मैंने जो सेलेक्ट किया है वो फंड्स क्या वो सही है? आपका मुझे ये बताइए, आपने 5 फंड्स बताए, लेकिन जो लिस्ट हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक 8 फंड्स आपने लिए हुए हैं, और इन 8 फंड्स में आप ऑलमोस्ट 8,000 to 12,000 के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं, क्या ये सही है? उसमें से थोड़े 200 के हैं और थोड़े 1,000 के, कुल मिला के 5,000 ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो आपके जो ये फंड्स हैं, आपका इसमें 1,000 के 4 फंड्स हैं, 2,000 की एसआईपी के 4 फंड्स हैं। आपका टारगेट क्या है 20 इयर्स में? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का, ठीक है। और कब से आप कर रहे हैं एसआईपी? 2 साल हो गए। ओके, तो मिस्टर रुंगटा 2 साल इनको हो चुके हैं। 8 फंड्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, जिसमें टेक, डिजिटल, मिड कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप, स्मॉल कैप फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। 10,000 के आसपास की इनकी एसआईपी चल रही हैं। अब बताइए इनका टारगेट पर आपका सजेशन, कितना और इन्वेस्ट इनको करना पड़ेगा या इसी इन्वेस्टमेंट से हासिल कर लेंगे? दूसरा, पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे? तो दीपाली, यस, 12 स्कीम्स हैं टोटल में, नहीं सॉरी 8 स्कीम्स हैं, और टोटल वो 12,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर है कि 12,000 रुपए के लिए आपको 8 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। 4 स्कीम की मेरे हिसाब से अगर आप लेते हैं तो उतना काफी है, आपको तो 12 स्कीम्स लेने की जरूरत है। और ये 12 में, 8 स्कीम्स में भी आप देखिए डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो इसे पोर्टफोलियो कंसाइज करते हैं, और लार्ज कैप की 3 स्कीम्स है, इतनी सब जरूरत नहीं है। तो सिद्धार्थ जी, आप ऐसे इन्वेस्ट करिएगा। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में आप 2,000 करिए, ये आपके पास स्कीम ऑलरेडी है। तो मैंने आईसीआईसीआई थ्रू टेक्नोलॉजी और टाटा डिजिटल को मर्ज करके एक ही स्कीम रखने की सलाह दे रहा हूं आपको। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 2,000 कर दीजिए। आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में आप 4,000 करिए, जो आज की तारीख में 2,000 ही कर रहे हैं। तो बाकी के जो आपके लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड है वो मैंने निकाल दिया आपके पोर्टफोलियो में से। एबीएसएल का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड लीजिएगा, ये बेसिकली पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में आपके पास जो 3 एक्टिव है, मैंने रिड्यूस करके 1 एक्टिव और 1 पैसिव फंड कर दिया है लार्ज कैप कैटेगरी में।
डीएसपी मिड कैप जो आपके पास ऑलरेडी है वो कंटिन्यू करिए 3,000 रुपए के लिए अभी, पहले आप सिर्फ 1,000 कर रहे हैं। तो सिर्फ ये 4 स्कीम्स में ना आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा हो जाएगा और आप इसमें आगे जाते हुए बने रह सकते हैं विद कंसाइज पोर्टफोलियो। जो आपका टारगेट है कि 20 साल में आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, तो अगर मैं अनुमान लगाऊं कि अगले 20 साल में हम अगर 14% कंपाउंडेड रिटर्न देखते हैं जो पॉसिबल है एक इक्विटी एसआईपी पोर्टफोलियो से, तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। सो गुड न्यूज ये है कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पोर्टफोलियो कंसाइज कर दिया मैंने ताकि आप एक बहुत ही एफिशिएंटली पोर्टफोलियो मैनेज करें, बहुत सारी स्कीम्स की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 या 5 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 4 फंड्स जो सजेस्ट किए हैं उसमें टाटा डिजिटल, आईसीसी प्रू ब्लू चिप, आदित्य बिरला सन लाइफ का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और डीएसपी मिड कैप फंड। और देखिए आपको आप नोट कर सकते हैं, चारों फंड्स भी आपकी स्क्रीन पर है, कितना एसआईपी आपको किस फंड में डालनी है वो भी मेंशन किया हुआ है। 2,000, 4,000, 3,000 के एसआईपीज आप कर सकते हैं। और रही बात आपके टारगेट की, तो आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से अपने गोल को हासिल कर लेंगे। अर्चना हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। अर्चना जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और मेरे को 2 करोड़ चाहिए 5 साल में मकान खरीदने और बच्चे की शादी के लिए। ओके ओके। और आप जो ये एसआईपीज कर रही हैं, ये कब से कर रही हैं आप? ये 6 महीने से कर रही हूँ मैम। 6 मंथ से कर रही हैं। और आपने इसके अलावा कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है? जी जी, एक एसेट एलोकेटेड फंड है, उसमें 30 लाख का है मेरा और 2 लाख मेरे इसमें है आईसीआईसीआई हाउसिंग वाले में। और ये आपने, ये दोनों जो आपने बड़ा अमाउंट डाला हुआ है आईसीआईसीआई प्रू एसेट लोकेटर फंड इसमें 30 लाख, ये कब डाला था आपने? ये साल भर हो गया मैम। 1 साल हो गया। अच्छा, 30 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है एनी विच वेज। और आपका गोल है 5 साल में आपको 2 करोड़ का टारगेट है, करेक्ट? जी। तो मिस्टर रुंगटा, इनके पास मेरे ख्याल से 7 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास और 6 मंथ से ये कर रही हैं। ऑलमोस्ट 31,000 के एसआईपीज इनकी चल रही हैं। गोल आपने इनका सुना, 5 साल में 2 करोड़ चाहिए। बाकी इन्होंने जो लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इस पर आप कुछ कमेंट करेंगे? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड में इकट्ठे 31 लाख इन्होंने डाले हुए हैं लमसम। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसमें 2 लाख। तो इस लमसम और इस एसआईपी दोनों इन्वेस्टमेंट्स पर आपकी राय प्लस इनके गोल को लेकर आपके सजेशंस। तो पहले तो हम इनकी एसआईपी के पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं। तो ठीक है, जितनी स्कीम्स हैं ठीक है, सिर्फ एक बदलाव करने बोलूंगा ताकि जो डुप्लीकेशन का एलिमेंट है और नॉन परफॉर्मिंग है वो आपके पोर्टफोलियो से निकल जाए। तो आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को बंद करके आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में उतनी एसआईपी बढ़ा लीजिए। तो आज की तारीख में आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी में आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं और एचडीएफसी में 5,000, तो ये टोटल 6,000 रुपए की एसआईपी अभी आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में कर दीजिए इंस्टेड ऑफ एचडीएफसी इक्विटी फंड, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एंड कोटक इमर्जिंग। तो एक ही स्कीम होगी। बाकी की जो आपकी एसआईपी का पोर्टफोलियो है वो ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं आपका लक्ष्य का कि 5 साल में आपको 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है विद दिस इन्वेस्टमेंट की 31,000 रुपए हर महीने का किए जा रहे हैं आप, और जो लमसम आपने कर रखा है, अगर हम ये पूरा भी अनुमान साथ में लगाते हैं कि पूरे पोर्टफोलियो पे 8 से 10% रिटर्न अगर आप अज्यूम करते हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, हम अज्यूम करें कि आपका अगर 10% भी पोर्टफोलियो अगर आप रिटर्न मिलता है, आपको 2 करोड़ रुपए का तो इकट्ठा होगा नहीं। तो आई थिंक जितना हो सके उतना बेटर है। पोर्टफोलियो आपने बनाया है एसेंशियली इक्विटी पोर्टफोलियो है, तो 5 साल के हिसाब से इक्विटी ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि आपको कोई वहां चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ इकट्ठा होगा वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। आई थिंक इसको आपका 1/3 भी अगर इकट्ठा हो जाए, अराउंड 80 लाख या ये इकट्ठा हो जाए 70-80 लाख, आई थिंक इट शुड बी गुड इनफ। आपने ये पूछा था कि 30 लाख रुपए और 2 लाख रुपए आपने इन्होंने जो लमसम किया है, सो वेल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वो बेसिकली हाउसिंग इंडस्ट्री से जो भी रिलेटेड है उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। सो ये है थीमेटिक। इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये कंस्ट्रक्शन कंपनी ही आती है, बैंक वगैरह भी इन्होंने ऐड कर रखी है। और जहां तक एसेट एलोकेटर फंड की बात है जिसमें इन्होंने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो वेल ये एक फंड ऑफ फंड है जो आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड ऐसे अलग अलग एक्सपोजर आपको एक ही फंड के थ्रू देता है।
तो आपने ये फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट किया, एसेट एलोकेटेड फंड ऑफ फंड में किया है, वो इंटरनली आईसीआईसीआई की अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक आपको ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन दे रहे हैं। सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इनएफिशिएंट है ये, क्योंकि फंड ऑफ फंड है, इट इज ट्रीटेड लाइक अ डेट फंड। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटी में जा भी रहा है, आपको इनकम टैक्स जो भरना होगा, जो गेन्स पे आपको टैक्स भरना होगा, वो डेट फंड की कैटेगरी का होगा। अदर देन दैट आपका पैसा अच्छी तरह डिवाइड किया गया है बिटवीन इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, तो अच्छी तरह डिविजन अच्छा है। सिर्फ टैक्सेशन के लिए थोड़ा आपको रिस्ट्रिक्शन होगा, बट नो प्रॉब्लम। अभी आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, 1 साल हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसमें कंटिन्यू करते रहें। 3 साल बाद जब आप निकालेंगे, आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आपको टैक्स भरना होगा, तो हो सकता है आपका जो टैक्सेशन एक्चुअल आएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, कंटिन्यू करते रहे। तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो है आपकी उन दोनों में बने रही है, लेकिन जो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, इसमें आप 31,000 के आसपास चल रही हैं, उस इन्वेस्टमेंट से आप 1 साल में 80 लाख से लेकर 1 करोड़ कमा पाएंगी, ये एक्सपेक्टेशंस है। इसमें आपकी जो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी कोई खास चेंजेस आपको सजेस्ट नहीं गए हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में एसआईपी बढ़ाइए, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ मिस्टर हर्षवर्धन उंगटा मौजूद हैं, जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। और अब कुछ सवाल ले लेते हैं जो ईमेल के जरिए हमें मिले हैं। और सवाल पूछने के लिए जो सवाल हमें आया है वो मनीष जोशी की ओर से आया है, कानपुर से। और सवाल इनका ये है कि इनकी 28 साल उम्र है और इनकी जो मंथली इनकम है वो 80,000 के आसपास है। इनके जो गोल्स हैं वो हैं 15 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख, 25 साल में बच्चे की शादी के लिए 50 लाख और साथ ही 32 साल में रिटायरमेंट के वक्त 3 करोड़। इनका जो पोर्टफोलियो है वो 20,000 रुपए की इनके एसआईपी चल रही है। एक्सिस ब्लू चिप 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000 और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में 5,000 ये डाल रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है और क्या इन इन्वेस्टमेंट से अपने तीनों गोल्स को हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। सो वेल, मनीष जी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छी तरह बैलेंस्ड है। उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है और एलोकेशन भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो पोर्टफोलियो को डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो इनका लक्ष्य है, ये चाह रहे हैं कि 15 साल बाद और 15, 25 और 30, 32 साल बाद जो इनका टारगेट है, और अभी 20,000 रुपया हर महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10% इन्होंने जैसे कहा कि हर साल बढ़ाते रहेंगे। तो इनका जो लक्ष्य है, अगर हम 14% एनुअलाइज्ड रिटर्न देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इनका जो सारे टारगेट हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करते रहें और अपना इन्वेस्टमेंट हर साल 10-10% बढ़ाते रहें। ओके, तो ठीक है, पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े और बने रहिए आप इन पोर्टफोलियो में। अगला सवाल लेंगे ईमेल के जरिए, सौरभ कांडपाल ने भेजा है दुबई से। 36 साल इनकी उम्र है, 2 लाख रुपए महीना ये कमाते हैं और इनको 5 साल में 25 लाख चाहिए, 10 साल में एजुकेशन के लिए 50 लाख, 20 इयर्स में मैरिज के लिए 10 लाख और 25 इयर्स में रिटायरमेंट के वक्त 4 करोड़। और जो इनके पास फंड्स हैं वो ऑलमोस्ट 7 म्यूचुअल फंड्स इनफैक्ट इन्होंने लिए हुए हैं, जिसमें 15,000, 12,000, 4,000, 1,000, 2,000 ये SIPs चल रही हैं। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो पर। 7 फंड्स तो जरूर है, लेकिन जो पैसा ये लगा रहे हैं वो काफी मिसमैच्ड है। किसी SIP में 15,000 डाल रही है और किसी म्यूचुअल फंड में सिर्फ 1,000। तो बताइए ठीक कैसे करने अपने इस पोर्टफोलियो को, या फिर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इनके गोल्स पर आपकी राय। ओके, सो अभी ये दिवाली 37,000 महीने का कर रहे हैं और ये 10,000 रुपया बढ़ाना भी चाह रहे हैं। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट महीने का जो हो जाएगा वो है 47,000, जिसके लिए वो करीबन 7 स्कीम्स में कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये टोटल 47,000 जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये टोटल 5 या 6 स्कीम में अगर भी करें तो सफिशिएंट होगा। तो इनकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में से ही हम सिलेक्ट करके 6 स्कीम निकालते हैं और एलोकेशन थोड़ा चेंज करते हैं ताकि ये पूरा 47,000 इनका इन्वेस्ट हो जाए। तो जो स्कीम्स में कंटिन्यू करनी है वैसे की वैसी, वो है क्वांट एक्टिव फंड, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें ये 15,000 और 12,000 करें, वो वैसे का वैसे कंटिन्यू करें। कैनरा ब्लू चिप फंड में ये आज की तारीख में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें, तो उससे अमाउंट बढ़ा के इसे 6,000 कर दें। तो हम सिर्फ अमाउंट बढ़ा रहे हैं, स्कीम कंटिन्यू कर रहे हैं। आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, इसमें ये कंटिन्यू करें एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस करने के नहीं है। आईसीआईसीआई फार्मा फंड, मैं मानता हूं कि इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मा फंड लिया है, ये इन्होंने कॉन्शियसली लिया है, सेक्टर फंड है और इन्होंने कॉन्शियसली इसमें इन्वेस्टमेंट किया है।
तो ये कंटिन्यू करते रहे और जो अमाउंट है वो भी बरकरार रखें। एक्सिस फोकस 25 फंड में अभी ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करीबन 2,000 रुपए, तो उसे बढ़ाकर ये इसे 8,000 रुपया कर ले। तो ये 6 स्कीम्स में जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें ये पूरा इनका जो 47,000 37 एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्लस 10,000 ये पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। इनके पास एक स्कीम है जो मैं इनके पोर्टफोलियो में से निकाल चुका हूं, वो है SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड। इन्होंने अपने क्वेरी में कहा था कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है और ये पोर्टफोलियो उस हिसाब से बनाना चाहते हैं। ये वाली जो स्कीम है SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड, इसमें सिर्फ एकमात्र 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, तो कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन इनके पूरे पोर्टफोलियो में होने नहीं वाला इस 1,000 रुपए से। प्लस क्योंकि इन्होंने कहा कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो पूरा का पूरा अगर इक्विटी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो इनके लिए वो प्रोफाइल को भी सूट करेगा। तो सिर्फ एक बदलाव करने के बाद अलावा मैंने एलोकेशन उनकी 6 स्कीम्स में चेंज की और पोर्टफोलियो उनको बता दिया जो आगे जाते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं, उसके हिसाब से आप बनाइए। आप कुछ फंड्स में कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी SIPs, थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, थोड़ा छोटा भी आपका पोर्टफोलियो किया है। और रही बात कुछ फंड्स की, जैसे कि SBI का हाइब्रिड फंड है, इसकी जरूरत नहीं है। जो फंड्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इनको नोट कर लीजिए, अमाउंट नोट कर लीजिए और इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कीजिए। चलिए, इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ब्रेक में जाते वक्त आप मिस्टर रुंगटा की जो चॉइसेस हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के हिसाब से वो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आप नोट कर लीजिए। अगर आप नया म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो इन फंड्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू मिस्टर रुंगटा। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।